हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं लिवरेज चैप्टर का। मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, पार्ट 1 उसको मैंने नाम दिया है, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे लिवरेज इसके बारे में कि क्या होता है और कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है लिवरेज, देखो मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि मीनिंग क्या है लिवरेज का। लिवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी हम एक तरीके से जो लिवरेज है वो जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है एबिलिटी ऑफ फर्म की क्या एबिलिटी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म जो फंड्स है हैविंग अ फिक्स्ड कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न, कि उनसे क्या कर सके, अपने रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। किसके फायदे के लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो उनकी अर्निंग को ज्यादा कर सके। और मैंने आपको ये भी बताया था, देखो गाइस, यहाँ पे इस चैप्टर को समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी है। यहाँ पे छोटी सी बात को माइंड में आपको ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि जो भी हम थोड़ा बहुत सेल में इंक्रीमेंट करते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा हाई रिजल्ट देता है, मतलब हमारा ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाता है, डिसप्रपोर्शनेटली होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर हम 10% सेल इंक्रीज करें तो प्रॉफिट जो है हमारा 10% नहीं बढ़ रहा है, 20, 30, 40% बढ़ रहा है। ये हमें यहाँ पे इसको एज्यूम करके चलना है कि सेल में हम थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करते हैं तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा आता है, या कभी कभी हम सेल में इंक्रीमेंट करते हैं लेकिन प्रॉफिट जो है हमारा ज्यादा नहीं आता है। मतलब कुल मिला के बात इतनी, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करना है हमें सेल में तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन कई केसेस में होता है फिक्स कॉस्ट भी बढ़ती है, मतलब वो भी जो है फिक्स नहीं रहती है, वो बढ़ती है। अब देखो बढ़ेगी कैसे? अब आप कहोगे नहीं मैम फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, हमने तो यही पढ़ा है ये सब। ठीक है, हाँ फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, आप सही हो। लेकिन अगर हम कभी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कोई 1000 यूनिट्स बना रहा है, उसके बाद वो 10,000 बनाता है, फिर वो लाख बनाएगा, मिलियन बनाएगा, बनाता चल जाएगा, तो उससे फिक्स्ड कॉस्ट क्या बढ़ेगी? नहीं, उसकी बढ़ेगी। अरे भाई उससे एक, जैसे अब फिक्स्ड कॉस्ट सपोज हमारी 1000 रुपीज आती है, हम 1000 यूनिट्स बनाते हैं, या फिर 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, 1000 रुपीज आती है। अब इन फ्यूचर हम 20,000 बनाने लगे यूनिट्स, तो चलो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम आ रही है, फिर 50,000 बनाने लगे, तो क्या कोई आपको मशीनरी कोई और अलग से फैक्ट्री का लेबर लगाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी ना। तो जो दूसरी, अगर आपको मिलियन में प्रोडक्शन करना है, लाखों में प्रोडक्शन करना है, आप छोटे छोटे यूनिट्स बनाते थे, अब आप हजारों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हजारों बनाते थे, लाखों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन वो ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उस कंपेयर में नहीं बढ़ेगा, उससे और ज्यादा बढ़ेगा। उससे और ज्यादा कैसे बढ़ेगा? देखो, अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, आप इसमें बनाते थे 10,000 यूनिट, आप फिर इसमें 20,000 यूनिट बनाने लगे, फिर आपने 50,000 यूनिट्स भी इसमें बना ली। अब आपने सोचा कि मुझे अब 1 लाख यूनिट्स बनानी है, जो कि यहाँ पे नहीं बन पाएगी, छोटी फैक्ट्री है, इतनी सारी मशीनरी चाहिए। तो आपने सोचा एक और मैं लैंड रेंट पे ले लेता हूँ, तो इसका जो रेंट है वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, मशीनरी, उसका जो मशीनरी वगैरह ये फिक्स में ही आते हैं, क्योंकि फिक्स सेट्स होते हैं। एक बार आपने बस लगा दिया, इंस्टॉल कर लिया कोई मशीनरी, उसके बाद तो आप उस पर प्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मशीनरी वगैरह, अब आप यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगाते हो और करते हो अपना प्रोडक्शन, तो रेंट और मशीनरी तो फिक्स कॉस्ट रहेगा, वही सेम रहेगा, लेकिन वो इस वाली फिक्स कॉस्ट से तो बढ़ गया ना, ये प्लस ये फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा, क्या वो इतना ही प्रोडक्शन हुआ जितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा है? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जितना लगा है उस पूरे लैंड पे उतना ही प्रोडक्शन केवल नहीं होता, उससे और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो आप? अगर थोड़ी सी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा के अगर आपका प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि देखो ये पूरा एक लैंड है, इस पे कितनी मशीनें लगेंगी, कितने सारे जो है यूनिट्स बनेंगे आपके, केवल जो फिक्स्ड कॉस्ट लगी है उतना ही प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना। अगर 5,000 फिक्स कॉस्ट है तो केवल 5,000 यूनिट्स बनेगी? नहीं, बहुत सारी बनेंगी। अगर यहाँ पे 50,000 आपकी यूनिट्स बन रही थी तो यहाँ पे भी 50,000 यूनिट्स बनेगी, तो 5,000 फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ बिग डील। समझ आ गया आपको? तो मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि कभी ऐसा होता है हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत तेजी से इंक्रीमेंट करता है। अब आया समझ में? तो यहाँ पे हमें छोटी सी बात यही कंसिडर करनी है कि अगर हमारी सेल थोड़ी बहुत बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है। ये आपको बात मान के यहाँ पे चलनी है। अब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है आपको? अब हम देखते हैं कुछ नोट्स जो हमने लिखे हैं। ये देखो, यहाँ पे जो है लिवरेज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है।
ठीक है। और मैंने आपको कंबाइंड लिवरेज भी बताया था। देखो कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, दोनों लिवरेज का, इसका ऑपरेटिंग का और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, इन सम कंपनीज अ कंबाइंड फॉर्म, इन सम कंपनीज, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ऐसे रखती हूँ, हाँ अब आपको क्लियर दिखेगा। इन सम कंपनीज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ दीज टू लिवरेजेस कौन कौन से, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, इज ऑल्सो यूज्ड, विच इज टर्म यूजेस कंपोजिट लिवरेज। कंपोजिट या फिर कंबाइंड एक ही बात है, ठीक है। द टर्म लिवरेज इज यूज्ड बाय अ फर्म टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी to use fixed cost assets or funds to increase the return to its equity shareholder। समझ आ गया। आगे कह रहा है every firm can use two kinds of capital, fixed cost bearing capital and variable cost bearing capital। यही होते दो कोस्ट हमारे, फिक्स और बियरिंग, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे जैसे आप यूनिट्स बनाते हैं उस हिसाब से बढ़ते ही रहते हैं। फिक्स कॉस्ट जो होते हैं हमेशा फिक्स रहते हैं। फिक्स कॉस्ट जैसे कि हमारा रेंट हो गया, मशीनरी फिक्स असेट्स में आती है, एक बार आपने मशीन इंस्टॉल की बस उसके बाद तो प्रोडक्शन चलता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को भी बताया कि क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट विच विद द चेंजेस इन अ वॉल्यूम सेल्स, वेयर एज द वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। कह रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं, सेल्स में अगर चेंज होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि वेरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरीज, वो चेंज होती है, वेरीज होती है विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी, घटेगा तो वो भी घटेगा। इन दिस वे more will be the term, more in this way more will be the firm, sorry more will be the fixed cost, higher will be the leverage। देखो जो मैंने अभी आपको समझाया था, इन दिस वे मोर विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, वही बात कह रहा है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था फिक्स होती है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया है इंक्रीज वाला, यही बता रहा है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होते हैं तो हमारा जो लेवरेज है ज्यादा प्रॉफिट आएगा, हायर विल बी लेवरेज होगा। एंड फर्म विल हैव टू बियर हायर रिस्क। तो देखो भैया रिस्क तो होगा, ये आपको अच्छे से पता है, जहां रिटर्न ज्यादा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो आगे चलते हैं। कह रहे दस मोर और लेस यूज ऑफ लिवरेज बाय द फर्म्स अफेक्ट द अर्निंग। कहता है थोड़ा बहुत भी अगर आप लिवरेज जो है यूज करते तो वो इफेक्ट करता है फर्म्स की अर्निंग पे। हाई डिग्री ऑफ लिवरेज, अगर डिग्री जो है लिवरेज का हाई होता है, इम्प्लाइज दैट देयर विल बी हाई चेंज इन अर्निंग्स। अगर लिवरेज डिग्री जो डिग्री है लिवरेज का अगर वो हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि हाई चेंज हुआ है अर्निंग में। ड्यू टू, क्यों किसके कारण हुआ है, ड्यू टू स्मॉल चेंज इन सेल। देखो जो मैं आपको समझा रही थी वो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कि स्मॉल चेंज होता है अगर सेल में तो हाई चेंज हो रहा है अर्निंग्स में। क्यों, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ लिवरेज। समझ आ गया कि छोटा मोटा चेंज करते हैं अगर हम केवल सेल में तो हम देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हायर रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, और हाई डिग्री ऑफ लिवरेज वो वहां पे इम्प्लाई करता है। बट ड्यू टू हायर आउटसाइड बोरिंग, अगर हमने जो पैसा आउटसाइड बोरिंग कर रखा है, द रिस्क विल बी ऑल्सो भी हाई, तो रिस्क भी उसका हाई होता है। देखो ये तो कॉमन सी बात है, जहां हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है देखो वहां हमारा ज्यादा रिस्क होता ही है, और अगर हमने बाहर से बोरिंग कर रखे तो उसका रिस्क तो हाई होगा ही। जैसे अगर आपके पास कुछ पैसे होते हैं, आप चाहते हो कि मैं इसे इन्वेस्ट करूं कुछ रिटर्न मिले, अगर आप चाहते हो कि उस पर रिस्क ना हो तो 0% रिस्क को आप बैंक में जाओगे, ठीक है ना, बैंक में जाओगे वहां रिस्क नहीं होता लेकिन आपको रिटर्न कम मिलता है। आप चाहते हो नहीं मैं कोई और इन्वेस्ट करूं कहीं ब्याज पे दूं पैसा, तो वहां रिस्क होता है लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो ये तो चलता ही रहता है, आपको पता है रिस्क रिटर्न ये तो उसमें चलता ही रहता है। रिस्क हमेशा हाई होगा अगर हाई रिटर्न है, और लो है तो भैया रिटर्न भी लो ही होगा। ऑन द कॉन्ट्री लोअर डिग्री ऑफ लिवरेज, अब उल्टी बात यहाँ लिखी हुई है, लोअर डिग्री ऑफ लिवरेज। अब बताओ, आप खुद ही बताओ, मैं इसको ऐसे हटा देती हूँ कि लोअर डिग्री होगा तो क्या होगा बताओ। अगर लोअर डिग्री लिवरेज होगा तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था हाई में कि हाई चेंज आएगा अर्निंग्स में केवल छोटी सी चेंज करके सेल्स में, और अगर लोअर लेवल होगा डिग्री मतलब लोअर डिग्री होगा लिवरेज का तो फिर क्या होगा, उसमें क्या होगा, लो चेंज, लो बहुत क्या होगा, लो चेंज आएगा, मतलब लो डिग्री ऑफ लिवरेज होगा। कब होगा, जब हम क्या करेंगे, लो अर्निंग होंगी हमारी, कम अर्निंग होगी। कैसे, अब स्मॉल चेंज नहीं हाइयर चेंज आएगा सेल्स में। अगर हम ज्यादा चेंज करते हैं सेल्स में तो
तो हमारे क्या होगा, अर्निंग कब होगी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सेल आप ज्यादा कर रहे हो और आपकी अर्निंग कम हो रही है। भाई हो सकता है, सेल हर बारी ज्यादा करने से जरूरी नहीं आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसा होता है सेल हम ज्यादा करते थे लेकिन जो हमारे खर्चे आ रहे हैं, जो कॉस्ट आ रहा है वो उससे भी ज्यादा आ रहा है या वो उसके कंपेयर में आ रहा है, तो फिर क्या ये कोई फायदे की बात है? नहीं। मैंने आपको समझाया था वर्किंग कैपिटल के टाइम भी, ट्रेड रिसीवेबल्स के टाइम भी, कि हमें अगर हम सेल बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो कुछ कुछ खर्चे होते हैं। देखो अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो जरूरी नहीं होता कि आपका हमेशा फायदा ही हो। क्रेडिट सेल में भी हम अपना कुछ टाइम पीरियड अलाउ करते हैं, डाइटर्स को कितना होगा, 90 होगा, 60, 45, कुछ ना कुछ अलाउ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि 45 में लॉस हो रहा है तो उसको घटाते हैं, बढ़ाते हैं। मैंने आपको सब समझा रखा है ये। तो आप खुद ही सोचो कि अगर क्रेडिट सेल हम कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारे खर्चे आते हैं, मैंने आपको खर्चे भी गिना रखे हैं। कलेक्शन करनी पड़ती है, डाटा से 2 बंदे भी लगाने पड़ते हैं, उसके पीछे जाके तगाजा करना पड़ता है, अकाउंटेंट भी उठाने पड़ते हैं, अलग से स्टाफ भी चाहिए होता है। ये सब हमारे अगर खर्चे इतने करते हैं तब जाके कुछ प्रॉफिट अगर बढ़ता है। अगर ये एक्सपेंसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, इतना आपका सेल नहीं हो रहा, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसके बराबर भी चलो आ रहा है, मैं मानती हूँ इक्वली आ रहा है, या उससे कम हो रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या फायदा? तो फिर आप क्या करोगे, अपने क्रेडिट पीरियड को कम करोगे ना, टाइट पॉलिसी अपनाओगे। तो वही सेम बात आपकी वही घूम फिर के यहाँ पे आ रही है। लिखा हुआ है साफ साफ, देखो आप जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी लोअर डिग्री ऑफ लिवरेज, अगर लोअर होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था, हाई चेंज आया था इन अर्निंग में, तो यहाँ पे क्या आएगा, लो चेंज, कम चेंज आएगा। देयर विल बी स्मॉल चेंज इन अर्निंग, ठीक है, ड्यू टू हाई चेंज इन सेल्स, सॉरी, अगर हाई चेंज होता है सेल्स में। If profit earned by the firm is in the excess of fixed cost, then it called a favorable leverage। कह रहा है अगर जो प्रॉफिट अर्न करा जा रहा है फर्म के द्वारा, इस माने है इन द एक्सेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम मानेंगे कि वो फेवरेबल लिवरेज है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई फैक्ट्री है, अगर देखो फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 है और आप इससे ज्यादा अर्न कर रहे हो, 50,000 अर्न कर रहे हो, 5 लाख अर्न कर रहे हो, तो केवल आप 5,000 ही फिक्स्ड कॉस्ट दे रहे हो, इतना सारा अर्न कर रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट से अगर ज्यादा है आपका प्रॉफिट अर्न जो कर रही है फर्म, तो वो फेवरेबल लिवरेज माना जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, वही सेम जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज इन शॉर्टर ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, देन इट विल बी कॉल्ड अनफेवरेबल लिवरेज। ठीक है, समझ आ गया? बस ये और थोड़ा सा मेरे को समझाना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंट्रोडक्शन वीडियो एक और होना चाहिए जिसमें थोड़े से और डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको थोड़ा और थ्योरेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी इसका जो लिवरेज लेसन है ये ईजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चन भी ईजी हैं। अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 15 या 16 क्वेश्चन है, बस आसानी से सब हो जाएंगे। तो आपका काम बस इतना ही है, आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उन सबको भी इजी हो। आप ही जो है इस वीडियो को फायदा ना उठाओ, औरों तक भी शेयर करो। ठीक है, आपका काम बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो गाइस, एक छोटी सी बात और, अगर कहीं भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है ना, अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है तो आप देखोगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है ना वो भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आएगा, मतलब उसका लेवरेज। समझ गए? नहीं समझे? चलो मैं आपको अभी समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इस बात को आप एग्जाम्पल की तरह आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज हमारी सेल 10,000 की है, मतलब 1000 यूनिट से हम बनाते हैं, 10 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, तो 10,000 की सेल है। और वेरिएबल कॉस्ट सपोज 4.8 है पर यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 है पर यूनिट। तो आप 4.8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 यूनिट से, तो ये आ जाएगा 4800। ठीक है, क्योंकि 1000 यूनिट हम बनाते हैं तो ये आ जाएगा 4800। तो 4800 हम यहाँ लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे इसमें से, मैंने आपको समझाया था ना इसका फॉर्मेट कैसे होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी कहते हैं उसे, तो ये आता है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 3800। ठीक है, 4800 है, 3800 आएगा। उसके बाद
सॉरी ये तो 52 आएगा, हमने 48 माइनस किया है ना, तो 52 आ गया, 5200। अब इसके से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, हम मान लेते हैं सपोज 1200 है, तो ये माइनस करेंगे, ये आएगा 5 के 4000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना इसको हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट अगर घटाते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है, और फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो EBIT निकल कर आता है। ठीक है, ऐसे सेम केस हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें भी हम सेल 10,000 का ही कर रहे हैं, 1000 यूनिट बना रहे हैं 10 के हिसाब से। और अब माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे, वो भी सेम रहेगी, 4.8 के हिसाब से लगाएंगे। 4.8 पर यूनिट है, तो 4.8 की 10 से अगर हम 4.8 जो होता है वो हम पर यूनिट लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमारी, और हम 1000 यूनिट्स यहाँ पे बना रहे हैं, तो 1000 यूनिट के हिसाब से कितना आएगा, वो 4800 ही सेम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4800, अगेन माइनस करेंगे 52 आएगा। ठीक है, 5200। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट, इसको पहले हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट को सपोज 1200 नहीं लेके बढ़ाते हैं उसे, मैंने अभी आपको बताया था ना, हम उसको बढ़ा रहे हैं, 1800 ले रहे हैं। अब हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12 में से 8 गया बचा 4, 4 में से 1 गया बचा 3, 3400 आया है। ये क्या कहलाएगा, हमारा EBIT। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ी है ना, तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़कर आएगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है। यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये आपको दिखेगा ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 5200, EBIT कितना, 4000, तो 5200 डिवाइडेड बाय 4000, ये कितना आ गया हमारा, 1.3। ऐसी अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे कितना है, 5200, 3400 डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक ही बात है। EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सेम होता है। 5200 लेंगे डिवाइडेड बाय 3400, ये हमारा जो है बढ़कर आएगा 5.29 आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी बढ़ती है तो हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज निकल कर आएगा वो भी बढ़ा हुआ ही निकल कर आएगा। आप खुद देखो, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.529 समथिंग है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़कर ही आएगा। सो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको उम्मीद करती हूँ मैं समझ आ गया ये चैप्टर आसान है, थियोरिटिकल भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जितना अच्छा आपका थ्योरी कंसेप्ट होगा उतना ही अच्छा आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड वेलकम टू द फैमिली। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो गाइस सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बाय।